हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फॉर फिजिक्स बाय वीके। तो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी का चैप्टर फर्स्ट, 11th चैप्टर फर्स्ट, और टॉपिक नंबर है 1.5। ठीक है, टॉपिक नंबर है आपका 1.5, नेचर ऑफ फिजिकल लॉज। तो बच्चों, लास्ट टॉपिक में जो हमने डिस्कस करा था, थोड़ा उसका रिवाइज कर लेते हैं कि लास्ट टॉपिक में हमने क्या देखा था। तो आइए चलिए बात करते हैं उसके ऊपर। तो लास्ट में हमने देखा था फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। तो मैंने आपको कुछ कीवर्ड्स बताए थे, वो कीवर्ड्स जो है आपको डिस्प्ले के कॉर्नर्स में दिख रहे हैं कि वाई फोर्स, मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक। द थर्ड वन इज व्हाट, टाइप्स ऑफ फोर्सेस। तो मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक हमने उसमें कुछ टाइप्स पढ़े थे। ठीक है, फिर हमने क्या पढ़ा था, टाइप ऑफ फोर्सेस हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो इन सभी फोर्स में से सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग था हमारा कौन था, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द न्यू टॉपिक 1.5, नेचर ऑफ फिजिकल लॉज। तो बच्चों, ये टॉपिक शुरू करने से पहले उसके कुछ की पॉइंट्स जो है ना, मैं हट जाता हूँ। देखो यहाँ पे आपको की पॉइंट्स दिख रहे सारे, ये देखो ऊपर, है ना। ये सारे आपको की पॉइंट्स जो है आपको याद करने हैं, और उसी के हिसाब से आपको पूरा जो है क्या चीज़ लिखनी है वो याद रह जाएगी, है ना। आई बात समझ में? तो आइए बात करते हैं इसके ऊपर। तो पहला जो की पॉइंट आपका जो इंट्रोडक्शन पार्ट है कि नेचर ऑफ फिजिकल लॉ का पहला इंट्रोडक्शन पार्ट है। फर्स्ट वन इज व्हाट, यू हैव टू इंट्रोड्यूस अ फिजिकल लॉ ऑफ नेचर। सेकंड वन इज व्हाट, कंजर्व्ड क्वांटिटी। थर्ड इज एग्जांपल ऑफ कंजर्व क्वांटिटी, मतलब कि आपने जो कंजर्व क्वांटिटी एक्सप्लेन करी है उसका एग्जाम्पल आपको दे के एक्सप्लेन करना है ना। बोलो, आ रही बात समझ में? नहीं आ रहा है क्या? बोलो, आ रही है समझ में? क्लियर हुई चीज? ओके, नाउ द थर्ड पॉइंट इज व्हाट, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मतलब दो तरह के लॉज आपको एक्सप्लेन करना है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, फिर फिफ्थ पॉइंट आपका स्केलर एंड वेक्टर। सिक्स पॉइंट आपका है सिंप्लिसिटी एंड जनरलिटी। द सेवेंथ वन जो है सिमेट्री ऑफ अ नेचर, नेचर में भी क्या क्या सिमेट्रीज है। ठीक है, तो ये हो गया आपके कीवर्ड सारे के सारे। इनको सेंटर में रखते हुए आपको जो है लिखना है एग्जाम के अंदर। बोलो, इतनी चीज है क्लियर, है ना। आवाज आ रही है क्या अच्छे से? देख लेते हैं भाई आवाज कैसी आ रही है। आवाज आ रही है क्या अच्छे से? एकदम टकाटक वाली आवाज आ रही है, जैसे मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, है ना। बढ़िया आवाज आ रही है, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। माइक को हाथ में लेने की कोई जरूरत नहीं लग रही है। तो बात करते हैं बच्चा लोग, पहले तो इंट्रोडक्शन पार्ट कि फिजिकल लॉज जो है नेचर में। पहली चीज, फिजिक्स जो है, फिजिक्स इज द वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। व्हाई इट इज इंटरेस्टिंग? बिकॉज फिजिक्स हैज वर्कड, इट हैज एक्सप्लोर्ड स्मॉलेस्ट थिंग ऑफ द यूनिवर्स। फिजिक्स ने छोटी से छोटी चीज़ों को भी एक्सप्लोर किया है, छोटी सी चीज़ों को लेकर से एकदम बहुत बड़ी चीज़ों में भी एक्सप्लोर, चीज़ों में भी उसने जो है खोजी है, काम करा है फिजिक्स ने। तो यहाँ पे फिजिक्स की रेंज जो है बहुत ही बड़ी हो जाती है। एकदम स्मॉलेस्ट पार्टिकल की बात करूँ तो फिजिक्स ने जो है स्मॉलेस्ट पार्टिकल का वेट भी बता दिया है बच्चों। एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल जिसको आप बोलते हो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, तो सबसे कम वेट जो बच्चा लोग होता है न्यूट्रॉन, सॉरी इलेक्ट्रॉन का होता है। कितना होता है? 10 टू द पावर माइनस इंटू 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 30 kg, है ना। पहला सवाल, ये मेजर कैसे करा होगा, चीज मेजर हुई कैसे होगी? ये चीज़ों को मेजर करने के लिए फिजिक्स के लॉज यूज होते हैं, जो हमें सीखना है पूरी 2 साल, 11th एंड 12th एज वेल हम सीखने वाले ये लॉज। ठीक है, बोलो, आ रही है क्या बात समझ में? ये हो गया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, हो गया ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का मास जो है बच्चा लोग होता है एकदम स्मॉलेस्ट 9.1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 30 kg। इज दैट क्लियर? यस और नो? कमेंट करिएगा, समझ आएगा तो कमेंट जरूर करना है, जरूर कमेंट करना है। ठीक है, ताकि मुझे पता चले कि किसको क्या समझ आ रहा है, ताकि मैं इंट्रोडक्शन में आऊँ आपके, है ना। चलो ठीक है, अब ये तो हो गई छोटे से छोटे मास की बात। इट इज व्हाट, स्मॉलेस्ट मास ऑफ द यूनिवर्स। नाउ व्हाट अबाउट द बिगेस्ट मास ऑफ द यूनिवर्स?
तो यूनिवर्स, द मास ऑफ द यूनिवर्स इज द रेंज ऑफ 10 to the power 55. 10 to the power what? 55. It means what? You have to put 55 zero behind the 1. एक के पीछे अगर आप 55 जीरो 55 जीरो लगाते हो और जो फिगर आएगा वो आपका मास होगा यूनिवर्स का, मतलब बहुत ही बड़ा मास है ये, बहुत ही लार्जर वैरायटी का मास है ये। मतलब फिजिक्स ने बहुत ही रेंज में काम किया, बहुत ही बड़ी रेंज है फिजिक्स की, उसने बहुत ही सारी चीज़ें एक्सप्लोर करी है, छोटी से छोटी रेंज में और बहुत बड़ी से बड़ी रेंज में। आ रही बात समझ में? एकदम छोटी सी रेंज में भी उसने एक्सप्लोर करा है और बड़ी रेंज में भी उसने एक्सप्लोर करा है। बोलो आ रही बात समझ में? नको आई? अरे नको आई, तुम्हें समझ में नहीं आया, तुम पकड़े गए। बोलो क्लियर है? छोटी सी आसान चीज़ है, समझने की तो बात ही नहीं आती, इसमें कुछ पढ़ लोगे तो भी क्लियर हो जाएगा, है ना। आइए बात करते हैं कंजर्व्ड क्वांटिटी। अब पहला सवाल उठता है कि व्हाट डू यू मीन बाय कंजर्व? व्हाट डू यू मीन बाय कंजर्व? भाई साहब कंजर्व का मतलब क्या होता है? कंजर्व इट मीन्स व्हाट? टू रिमेन कांस्टेंट। जो चीज़ पहले थी कुछ देर बाद भी वैसी है तो उसे बोलते हैं कंजर्व। बोलो आ रही बात समझ में? कंजर्व्ड क्वांटिटी। अब देखो कंजर्व क्वांटिटी किसे बोलते हैं? कुछ क्वांटिटी ऐसी होती है जो टाइम के साथ चेंज हो जाती है। ज़रूरी नहीं है कि सारी क्वांटिटी जो है टाइम के साथ चेंज हो। सम ऑफ देम माइट हैव चेंज और माइट डू नॉट हैव चेंज। कुछ क्वांटिटी चेंज होती रहती है और कुछ क्वांटिटी चेंज नहीं होती रहती है, ठीक है। कंजर्व्ड इट मीन्स व्हाट? टू रिमेन सेम, टू रिमेन कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इट मीन्स व्हाट? कंजर्व्ड। तो क्वांटिटी जो है अचर है, चेंज नहीं हो रही है, ठीक है। तो क्या होगा? कंजर्व मतलब हो गया कि टाइम के साथ चेंज नहीं होना, जो था वही रहना, उसे बोलते हैं कंजर्व्ड क्वांटिटी। और बहुत सारी क्वांटिटीज़ है जो कंजर्व्ड रहती है टाइम के साथ। जैसे मैं बोलूँ अपना हो गया एनर्जी कंजर्वेशन, जो आप सीखोगे है ना, एनर्जी कंजर्वेशन हो गया, फिर हो गया अपना मास कंजर्वेशन, बहुत सारे। डरियो मत, सारी चीज़ें जो चैप्टर पहला फर्स्ट चैप्टर आपका लल्लू सा चैप्टर है, कोई खास इतना वेटेज है नहीं और खास इतना भार हमें देना नहीं है। जो जी सवाल बन सकते हैं और जो बनने वाले हैं और जो पूछे जा चुके हैं सारा सवाल और कैसे सवाल बन सकते हैं सारा जो है नोट्स मैंने दे दिया है। कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करना कि सर पीपीटी ये जो फाइल है जो मैं लिख रहा हूँ ना, डिस्प्ले फाइल, उसको डिस्क्रिप्शन में डाल दो, तो मैं डाल दूंगा, है ना। ऐसे मैं डाल ही दूंगा, आपको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं डाल दूंगा, है ना। तो टेंशन ना लियो कि जो चीज़ जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए वो मैं आपको पीपीटी जो आपको लिखा है आपको याद कर देना है। क्लियर हुई? तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे चैप्टर 1 से। आई बात समझ में? अब हमें जो है एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करना है। क्या एक्सप्लेन करना है? एक्सप्लेन कंजर्वेशन लॉ। बोलो आ रही बात समझ में? आपको लॉज ऑफ कंजर्वेशन एग्जाम्पल एक्सप्लेन करना है विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। इज दैट क्लियर? अब देखो पहला एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल मैंने हिंट दी है ना, पूरा एक्सप्लेन नहीं करा है, हिंट दी है। तो आपको पहला एग्जाम्पल है कि बॉडी मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन। अब इसको कैसे एक्सप्लेन करना है सुनो ध्यान से, है ना। थोड़ा इसको जो है डिस्टर्ब हो रहा होगा, नॉइज आ रही होगी, इसको कर लेता हूँ मैं ऑफ, ठीक है। चलो, तो बॉडी इज मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, की बॉडी अपनी जो है अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो ये वाले एग्जाम्पल को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? तो देखो बच्चा लोग कैसे इसको एक्सप्लेन करना है हमें, है ना। इसको कैसा एक्सप्लेन करना है देख लो। तो यहाँ पे बॉडी जो है, मान लो मैं ये पेन को फेंकता हूँ, है ना, पेन आ गई, लो फेंकी, लो, अरे फेंकी तो जब मैं पेन फेंकी देखो ऊपर जा रही है ना। तो पेन ऊपर गई, बहुत ऊपर चली गई, नीचे आई, है ना। तो पेन के पास जो इनिशियल वाली जो एनर्जी थी, इनिशियल एनर्जी ऑफ द पेन विच विल रिमेन कांस्टेंट आफ्टर इट विल कम डाउनवर्ड, या आफ्टर इट विल कम टू इट्स टॉप ऑफ द पॉइंट मैक्सिमम हाइट वी कैन से। जब वो मैक्सिमम हाइट पे जाएगी तब भी क्या होगी, उसकी एनर्जी
कंजर्व रह जाएगी। अब कैसे, सुनो ध्यान से। तो यहाँ पे टर्म आता है मैकेनिकल एनर्जी, सुनो ध्यान से। मैकेनिकल एनर्जी ई क्या सम है, दो तरह की एनर्जी होगा, पहली पोटेंशियल एनर्जी प्लस दूसरी जो है काइनेटिक एनर्जी। अब बोला क्या, टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ अ आइसोलेटेड सिस्टम विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, विल ऑलवेज रिमेन सेम। ये हो गया आपका लॉज ऑफ कंजर्वेशन। चाहो तो लिख सकते हो लॉज ऑफ कंजर्वेशन, लॉज ऑफ कंजर्वेशन, लॉज ऑफ कंजर्वेशन। जब मैं लिखूं तो चाहो तो तुम लोग स्पीड में कर सकते हो, है ना, 1.25 या 1.5 की स्पीड में देख सकते हो। लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो देखो जरा इसका स्टेटमेंट क्या है। फॉर द आइसोलेटेड सिस्टम the total mechanical energy, you can write total mechanical energy remain what, remain constant। बोलो नको आया समझ में। तो ये क्या हुआ कि एक आइसो अलग किया हुआ तंत्र, मतलब अलग किया हुआ सिस्टम है, तो उसकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी, इट मींस व्हाट, सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी विल ऑलवेज कांस्टेंट। कैसे, सुनो। अब पत्थर वाले एग्जाम्पल को कैसे एक्सप्लेन करना है, देखो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मानो अपने पत्थर को आपने फेंका, इनिशियल वेलोसिटी मान लो आपकी है 25 मीटर पर सेकेंड, है ना, ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी है। तो काइनेटिक एनर्जी इसकी हो जाएगी के ई हो जाएगा 1/2 mv²। आई बात समझ में आई कि नहीं। अब ये कुछ हाइट तक जाएगा, मान लो h हाइट तक जाएगा, तो यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी किसी भी सिस्टम की लिखी जाती है mgh। तो यहाँ पे टोटल सम जो होगा आपका मैकेनिकल एनर्जी टोटल, वो लिखी जाती है mgh प्लस 1/2 mv²। ये हो गई आपकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। तो दोनों का सम जो है ना, वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। मान लो मैं आपको छोटे से एग्जांपल में एक्सप्लेन करूँ, तो मान लो एक स्लाइड होता हूँ अलग से मैं, भैया आ जाओ, स्लाइड आ गई, है ना। देख लियो यहाँ पे। तो मान लो अपना हो गया सिस्टम, मैं लेता हूँ कोई और कलर, वाइट वाला, है ना। चलो ये अपना हो गया। सुनियो सुनियो, सुनियो ध्यान से, ध्यान से सुनियो, ध्यान से। मानो ये घड़ा है काइनेटिक एनर्जी का, इसका घड़ा है, ठीक है। ये घड़ा है, थोड़ा अच्छा डायग्राम ड्रॉ करते हैं, बड़े जैसा। ये हो गई एक आइसोलेटेड सिस्टम। घड़े मान लो 2 घड़े, देखो ड्राइंग तो मुझे आती नहीं है टकाटक वाली, ये हो गया अपना घड़े। ये हो गया मान लो अपना काइनेटिक वाला, इसको कहते हैं काइनेटिक वाला, रॉन्ग कलर ले लिया। अब इस घड़े में देखियो और कलर लगता है, हाँ ये सही है ना। देखियो यहाँ पे एनर्जी इसके पास काइनेटिक एनर्जी मान लो 10 जूल, कितनी है 10 जूल, है ना। इसकी मान लो 20 जूल। तो टोटल एनर्जी क्या हो गई इसकी, टोटल एनर्जी होगी इसकी 10 + 20 इक्वल टू क्या हो जाएगा 30 जूल, है ना। अब इस सिस्टम को तुम हिलाओ, ऐसे हिला दिया, है ना। क्या करा, हिला दिया तो घड़े टूट गए, लेकिन तो फिर भी एनर्जी कितनी बनी रहेगी, 30 की 30 ही बनी रहेगी, है ना। या आपस में आपको मान लो इसको कुछ कर लो, आपस में कोई भी अगर मान लो कुछ एक्सटर्नल एक्टिविटीज़ हो रही है, तो क्या होगा, जो भी यहाँ पे एनर्जी जो है
इसमें मान लो अगर ऐसा कुछ घटनाएं होती है, एक्टिविटीज, तो काइनेटिक एनर्जी, अरे भाई, तो काइनेटिक एनर्जी जो है, मान लो घड़ा हो गया, इसको घड़ा मान लेते हैं। ये जो काइनेटिक एनर्जी जो है, मान लो ये हो गई 5, कितनी हो जाएगी 25, लेकिन सम क्या हो गया 30, है ना। पॉसिबिलिटीज की बात करो, मान लो ये हो जाएगी 15, तो ये भी क्या हो जाएगी 15 पी के, लेकिन सम क्या होगा, ऑलवेज कितना होगा 30। ये चीज़ सिखा रही है हमें लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बोलो आ रही बात समझ में, ना को आ रहा है। दो चीज़ें, पहली चीज़ ये आपको एक्सप्लेन करना है। देखो आप एग्जाम्पल में आपको एक्सप्लेन करना, मैंने आपको पहले क्या एक्सप्लेन किया, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या बोलते हैं वो, फॉर एनी आइसोलेटेड सिस्टम द टोटल एनर्जी, टोटल कौन से वाली, टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। तो ये हो गया लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी का कंजर्वेशन लॉ हो गया ये। बोलो आ रही बात समझ में। अब इस लॉ को आपको एक्सप्लेन करना है विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। क्या पत्थर को ऊपर फेंक रहे हो, तो पत्थर को आपने इनिशियली क्या दिया, काइनेटिक एनर्जी दी, तो पत्थर जब ऊपर जा रहा है जा रहा है जा रहा है, तो क्या होगा, उसकी वेलोसिटी हो जाएगी 0। मतलब एक ऐसा पॉइंट आएगा वहाँ पे उसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 0, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, कुछ मैक्सिमम हो जाएगी, है ना। बुला रही बात समझ में। लेकिन दोनों का सम, के प्लस पी का सम क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, टोटल कांस्टेंट, टोटल रिमेन कांस्टेंट। बोलो आई बात समझ में। ये हो गया आपका। अब इसमें भी क्या होता है, कुछ पर्टिकुलर केसेस होते हैं। जो आपने एनर्जी कंजर्वेशन लगाया ना, इसमें आपने एक चीज़ क्या करी है, नेग्लेक्ट करिए। क्या नेग्लेक्ट किया, एयर रेजिस्टेंस। वी हैव नेग्लेक्टेड एयर रेजिस्टेंस। सुनना ध्यान से, जब एयर रेजिस्टेंस कोई भी चीज़, जैसे मान लो आकाश में, है ना, स्पेस से, मतलब इसको करता हूँ मैं इरेज, जब स्पेस से कोई बड़ा सा पत्थर गिरता है ना, तो पत्थर के पास क्या होती है, बहुत ही ट्रिमेंडेनियस अमाउंट में क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी। अब वो बहुत बड़ा पत्थर अगर मान लो गिर गया इन द सरफेस ऑफ अर्थ, तो कितनी तबाही मचा सकता है, वो बहुत बड़ी तबाही मचा सकता है। लेकिन द एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ provides a lots of air resistance. Due to that kind of resistance, it will get heat. तो यहाँ पे क्या होता है, देखो बहुत बड़ा पत्थर जो है जब गिरता है, फॉल डाउन, जब वो नीचे गिरता है, तो उससे होता क्या है, उसके पास एनर्जी तो है, लेकिन एनर्जी क्या हो गई, लॉस हो रही है। किस में लॉस हो रही है, हीट एनर्जी में, या तो लाइट एनर्जी में, या साउंड एनर्जी में। जब भी एनर्जी का लॉस होता है बेटा, साउंड निकलती है, या फिर हीट निकलती है, या फिर लाइट निकलती, तीनों में से ही एनर्जी जो है लॉस देखा गया है ना। वी हैव सीन द लॉस ऑफ एनर्जी इन फॉर्म ऑफ साउंड, हीट एंड लाइट। साउंड, हीट एंड लाइट, थोड़ा नोट कर लियो चीज को, साउंड, हीट एंड लाइट। तो इन तीन स्वरूप में ही साउंड, मतलब एनर्जी का लॉस देखा जाएगा। तो मतलब यहाँ पे होता क्या, एनर्जी उसके पास इनिशियली है, तो उस केस में क्या होगा, जब एनर्जी लॉस होता है, तो उस केस में आप एनर्जी कंजर्वेशन नहीं लगा सकते। ये पर्टिकुलर केस की बात कर रहा हूँ मैं। उस केस में एनर्जी कंजर्व तो हो रही है ना, कंजर्व पोटेंशियल एनर्जी, मान लो उसके पास जो इनिशियल जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो लॉस हो गई। किस में लॉस हो गई, हीट में, साउंड में, लाइट में। जब आप सम करोगे तो सम आपको उतना नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि लॉस हुआ एनर्जी का दूसरे स्वरूप में हो गई है, ट्रांसफर हो गई है। तो उस केस में जो है, आप वैसे आप देखोगे टोटल एनर्जी आप गिनोगे पूरी, जो इनिशियल थी वो है मिलेगी आपको, लेकिन ड्यू टू दी लॉस सम किसका, के प्लस पी का सेम नहीं आएगा। आई बात समझ में। ये चीज़ आपको एक्सप्लेन करनी है, वीडियो को अपना रिवाइंड कर लेना और अच्छे से समझ लेना, है ना। क्लियर हुई चीज़। ये हो गया आपकी एयर रेजिस्टेंस, हीट एंड साउंड, एंड लिख लो यहाँ पे एक चीज़, लाइट। ठीक है, ये तो हो गया आपका एग्जाम्पल ऑफ कंजर्व क्वांटिटी। तो हमें वो एक्सप्लेन करना था, है ना। अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो हमने सीख लिया। एनर्जी देखो मैंने आगे आपको एक्सप्लेन कर लिया। आते हैं मास कंजर्वेशन में। मास कंजर्वेशन भी वैसा ही है। जब उसमें क्या होता है, मास अपना जो है ना, पूरे यूनिवर्स का क्या होता है, हमेशा ही कांस्टेंट रहता है। कि पूरे यूनिवर्स का मास जो है हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा। सन एक सबसे पहला जो फंडामेंटल source of energy, we can say sun is the fundamental source of energy. It will provide the energy to the whole universe. बोलो आ रही बात समझ में। तो सन से जो एनर्जी आ रही है इन फॉर्म ऑफ लाइट,
वो एनर्जी गिरती है पेड़ पौधों के ऊपर, और पेड़ पौधे क्या करते हैं, वो एनर्जी को क्या करते हैं, अपना पेन जो अपना क्या बोलते हैं डेवलप होने में वो एनर्जी लगा देते हैं। अपने फल फूल है ना, पान पत्ते, उसका होता है ना डेवलपमेंट, तो वो डेवलपमेंट में उस एनर्जी का यूज़ होता है। फिर वो एनर्जी जो यूज़ हुई है उसको डेवलप करने में वो फल फूल हम खा लेते हैं, तो एनर्जी हमें मिलती है ना। तो मतलब एनर्जी क्या हो रही है, टोटल एनर्जी जो हो रही है कंजर्व हो रही है, लॉस हो रहा है थोड़ा बहुत, लेकिन एनर्जी जो है वो तो हमें उतनी मिलेगी जो सन से निकली है ना। बोलो आ रही बात समझ में। थोड़े बहुत एनर्जी का लॉस जो होता है, तो मतलब टोटल एनर्जी की बात करें यूनिवर्स की, वो तो कंजर्व ही है ना। तो यहाँ पे मास की बात करूँ मैं, तो मास जो है टोटल क्या होगा, कंजर्व ही होगा। तो मास जो आपने पेड़ पौधे खाए, आपका बॉडी डेवलप हुआ है ना, समझ आ रही है चीज़। फिर आपने एक्सक्रिएशन किया, उसमें भी क्या होगा, मास जो है आपका लीव होता है, लेकिन मास टोटल मास ऑफ द यूनिवर्स विल रिमेन कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पे एक छोटे से एग्जांपल से आपको केमिकल रिएक्शन से मैंने एक्सप्लेन किया, देखो कैसे। द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स इज द सेम एज द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। मतलब जो कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है, मान लो कोई रिएक्टेंट ए रिएक्ट विद बी, इट गिव्स the chemical reactions, and in the product part we get C and D. So here the total mass of A and B will always equal to the total mass of C and D, sum of C and D. बोलो आ रही बात समझ में। तो ये हो गया मास कंजर्वेशन, ये क्या हो गया, मास कंजर्वेशन। बोलो आ रही बात समझ में, तुम्हें नहीं आ रही चीज़ समझ में, बोलो समझ में आ रही तो बोलो यस, कमेंट में लिखो यस, कमेंट में लिखो यस, अभी जाओ 500 कमेंट में लिखो यस, यस सर समझ में आ रही है, चीज़ हुई क्लियर है ना। अब शॉर्ट में बोलूँ मैं, शॉर्ट में अगर मैं बात करूँ तो शॉर्ट में बोलूँ टोटल मास रिमेन कांस्टेंट, टोटल मास रिमेन कांस्टेंट, टोटल मास रिमेन कांस्टेंट। आ रही है समझ में, सो रहे हो भाई, भाई कहाँ गया एरो, भाग गया। टोटल मास रिमेन कांस्टेंट, टोटल मास रिमेन कांस्टेंट। चल भाई हट जा, इसको टंग समझिए इसको, है ना। तो टोटल मास हो जाएगा रिमेन कांस्टेंट, और ये हो गया अपना ना, तो टोटल मास हो जाएगा कांस्टेंट। तो यहाँ पे पेन ले लेता हूँ मैं ये वाली, ठीक है, टोटल मास रिमेन कांस्टेंट। अब जो है अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, हमें पता है आइंस्टाइन ने बहुत बड़ी और खतरनाक इक्वेशन दी थी, इज इक्वल टू mc²। तो मास जो है एनर्जी में भी ट्रांसमिट होता है, तो यहाँ पे एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगा, मास इनटू प्रोडक्ट ऑफ लाइट। ये लाइट स्पीड ऑफ लाइट, ये क्या है, ये स्पीड ऑफ लाइट जो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो वो जो है मास आपका ट्रांसफर हो जाएगा एनर्जी में। बोलो आ रही है बात समझ में, समझ में आई तो लिखो यस, समझ में आई तो लिखो यस। बोलो क्लियर हुआ। तो यहाँ पे जो है आइंस्टाइन की छोटी सी बात भी आपको एक एक्सप्लेन करनी है, ठीक है। फिर आ गया स्केलर एंड वेक्टर। 5th नंबर का जो पॉइंट आपका है, ये आपका पॉइंट है स्केलर एंड वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट मैंने लिखे। तो यहाँ पे जो क्वांटिटी एनर्जी जो कंजर्वेशन क्वांटिटी की बात कर रहा हूँ मैं, ज़रूरी नहीं है कि कंजर्वेशन क्वांटिटी क्या हो, स्केलर हो। एनर्जी जो है अपना क्या स्केलर है, लेकिन जो कंजर्व क्वांटिटी है ना एनर्जी, तो एनर्जी जो कंजर्व क्वांटिटी है वो स्केलर है, लेकिन ज़रूरी नहीं है जितनी भी कंजर्व क्वांटिटी है वो स्केलर हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। इट इज़ नॉट नेसेसरी ऑल द कंजर्व क्वांटिटी शुड बी स्केलर, इट्स नॉट नेसेसरी, इट मे बी वेक्टर ऑल्सो। तो वेक्टर भी हो सकते हैं। जैसे मैं बोलूँ एग्जाम्पल में आपको बोलूँ, लीनियर मोमेंटम एंड टोटल एंगुलर मोमेंटम, वो कैसी है, अपनी वेक्टर क्वांटिटी है, टोटल लीनियर मोमेंटम एंड टोटल एंगुलर मोमेंटम, विच इज़ व्हाट अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो ये जो क्वांटिटी है कंजर्वेशन लॉज, सारे कंजर्वेशन लॉज जो है बियॉन्ड यूनिवर्स जो है, बियॉन्ड यूनिवर्स, बियॉन्ड मैकेनिक्स काम करते हैं। मतलब हर चीज़ पे ये चीज़ अप्लाई होती है, हर चीज़ पे। आप मान लो अर्थ पे काम करो या सन पे मून पे काम करो, तो चीज़ क्या होती है वहाँ पे भी वैलिड है। लॉज ऑफ कंजर्वेशन की बात कर रहा हूँ। लॉज ऑफ कंजर्वेशन इज एवरीवेयर वैलिड to everywhere, each and every part of the universe. It will also valid on the moon and also valid on the earth, sun, Neptune, everywhere it is valid. Is that clear? So here we have discussed scalar and vector part,
ऑफ योर टॉपिक 1.5. लेट्स मूव ऑन दी फर्दर टॉपिक. अपना जो 6 की पॉइंट है, सिंप्लिसिटी एंड जनरलिटी. सिंपल, ये अपना कंजर्वेशन लॉ इतना सिंपल है, इतना जनरल है कि इसकी मदद से हमने जो कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम जो फिजिक्स के, वो भी हमने सॉल्व किए हुए हैं. ठीक है, बेसिकली कंजर्वेशन लॉज आर वेरी सिंपल एंड वेरी जनरल. इसकी मदद से हमने जो है कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल ऑफ फिजिक्स, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम जितने भी है फिजिक्स के सामने आए हुए हैं, इसकी मदद से हमने एक्सप्लेन किए हुए हैं, है ना. तो बोलो आ रही बात समझ में. जैसे एक आपको एग्जाम्पल एक्सप्लेन करना है, कॉलिजन ऑफ 2 ऑटोमोबाइल. कैसे सुना? कॉलिजन ऑफ 2 ऑटोमोबाइल यहाँ पे मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ. अपनी स्लाइड पूरी की पूरी खाली है. इसको इरेज कैसे करते हैं? अरे भाई क्यों नहीं इरेज हो रहा है? चलो कोई नहीं, उससे कोई काम नहीं है. तो मान लो कि अपना हो गया ऑटोमोबाइल, ये अपनी कार हो गई BMW, है ना. बड़ी बड़ी कार लेते हैं. ये कार आ रही थी भाई धमाधम यहाँ से, V = 20 मीटर पर सेकेंड. दूसरी कार आ रही थी अपनी यहाँ से. ठीक है, हो गई कार ओडी हो गई, है ना. ठीक है, तो दोनों टकराव हुआ भाई, टकराव तो होगा ही, कॉम्पिटिशन है. तो इसमें जो लॉज ऑफ कंजर्वेशन कैसे काम करते हैं वो मैं आपको समझाने की ट्राई कर रहा हूँ, है ना. तो इसमें क्या होता है, जब ये कोलिजन हुआ तो कोलिजन के बाद ये कार की और ये कार की वेलोसिटी क्या होगी, कितना आगे मूव होंगे, कितना नुकसान होगा, ये सारी चीज़ों के जो सारे क्वेश्चंस के जो आंसर है वो लॉज ऑफ कंजर्वेशन आपको देंगे. ठीक है, तो ये चीज़ जो है एक्सप्लेन हमें कर रही है. कौन एक्सप्लेन कर रहा है ये चीज़ें? कौन एक्सप्लेन कर रहा है? लॉज ऑफ कंजर्वेशन. ये आप पढ़ोगे, लीनियर लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. इसकी मदद से जो है हम कोलिजन ऑफ ऑटोमोबाइल को जो जितने भी डेटा हमें एक्सट्रैक्ट करने निकालना है, दैट वी वांट टू एक्सट्रैक्ट द कोलिजन ऑफ ऑटोमोबाइल, whatever we want to find, like we can say velocity after collision, there are losses while collision, so many kind of data we can extract by using laws of conservation. Is that clear? Have you cleared the collision part of automobile? Okay, let's move on further. Symmetry of nature, ये laws of conservation हर जगह पे क्या वैलिड है, इसकी एक सिमेट्री है. सिमेट्री किस तरह की सुनो, मान लो आपने कोई एक्सपेरिमेंट आज करा और जो रिजल्ट आपको एक्सपेरिमेंट के जो आज मिले वही रिजल्ट आपको सेम मिलेंगे उसी लॉ से. 10 साल बाद अगर आप कोई एग्जाम्पल करते हो, ऑब्जर्वेशंस करते हो, तो सेम रिजल्ट आपको मिलेंगे 10 साल बाद. तो यहाँ पे क्या ये सिमेट्री है, सेम चीज़ें. यहाँ पे क्या ये सेम चीज़ें. बोलो आ रही बात समझ में, क्लियर हो रहा है चीज़. अगर मान लो विथ एग्जाम्पल लिखा है मैंने, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल. मान लो आपने 10 साल पहले फोर्स निकाला अर्थ एंड मून के बीच का, है ना, ये वेलोसिटी निकाले अर्थ एंड मून के बीच का, तो वही वेलोसिटी आपको जो 10 साल बाद उसी कंडीशन में क्या होगी, वही मिलेगी. उसी कंडीशन में क्या मिलेगी, वही मिलेगी. टू दैट सर्टेन कंडीशन यू विल गेट द सेम डेटा एज यू गॉट इन टू द प्रीवियस वन. इज दैट क्लियर व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेनिंग यू बेटा? ठीक है, ये हो गया आपका सिंप्लिसिटी एंड सिमेट्रिसिटी ऑफ अ नेचर ऑफ अ फिजिक्स. ये मैं बात करूँ कि ये जो लॉज ऑफ कंजर्वेशन है बेसिक, उसमें सिमेट्रिसिटी देखी गई है ना. आई बात समझ में, क्लियर हुआ? तो यहाँ पे जो है 6-7 पॉइंट्स जो है आपको याद होना चाहिए. की पॉइंट्स: इंट्रोडक्शन, कंजर्व्ड क्वांटिटी, एग्जांपल ऑफ कंजर्व्ड क्वांटिटी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड मास, स्केलर एंड वेक्टर, सिंप्लिसिटी एंड जनरलिटी, सिमेट्री ऑफ अ नेचर. की ये चीज़ें जो है आपको याद होनी चाहिए. ठीक है, मैं थोड़ा रिम हो जाता हूँ, आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, है ना. देखो मैं हट गया हूँ, स्लाइड के फोटो ले लीजिए, आपको जो है काफ़ी हेल्पफुल होंगे. ये होगी फर्स्ट वाली स्लाइड, सेकंड, थर्ड वन, फोर्थ, जरूर लगे तो ले लीजिए, फोर्थ वन, फिफ्थ वन, सिक्स्थ एंड द लास्ट वन. इज दैट क्लियर? एंड कमेंट करो कि ये स्लाइड हमें जो है प्रोवाइड करवाओ, है ना. अच्छा मैं कर ही दूंगा. ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. वीडियो को लाइक ज़रूर करो
लाइक और करो, चैनल को सब्सक्राइब और 3 फ्रेंड को शेयर मारोगे पक्का वाला, है ना। चलो करते हैं टाटा बाय बाय। चलो बाय बाय टाटा, बाय बाय टाटा। थैंक यू वेरी मच।